आप देख रहे हैं एग्जाम स्टडी चैनल। स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। इसमें हम देख रहे हैं निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज, जिसके अंतर्गत हम साइंस की जो क्लास 10 की एनसीईआरटी है, जिसमें इसका चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जिससे रिलेटेड पार्ट 2 है। इससे पहले पहले वाले पार्ट में, जिसमें कि हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ अभिक्रियाएं या समीकरण के बारे में देखा था, तो उसी के आगे आज हम उससे आगे के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, जिसमें आप ध्यान से देखिएगा कि जो बोर्ड के बच्चे हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है, जिससे कि हम यानी कि जो चैप्टर को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम इसको लेक्चर को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिएगा हम देखते हैं फिर इसको कि आज क्या क्या देखना है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या है उसके बारे में देख लें। तो सबसे पहले हम देखें इसमें, तो देखें हम इधर तत्व और अभिकारक में परमाणु की संख्या LH में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, और उत्पादों में परमाणु की संख्या राइट हैंड साइड में क्या है। तो इसमें जेड मध्यस्थता का इसमें 1 है और इसमें भी 1 है। हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ भी 2 है, और इसमें एस सल्फर का 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ओ ऑक्सीजन का 4 है और यहाँ भी 4 है। तो समीकरण में 3 है, जो कि तीर के निशान के द्वारा एरो के निशान के द्वारा क्या किया गया है, इसको दर्शाया गया है कि इनको किस तरह से इन समीकरण को प्रस्तुत किया जाता है। तो अब हम इन समीकरण के बारे में देख लें। इसमें दिया Fe प्लस, मतलब कि Fe + H2O और इज इक्वल टू Fe3 और O3। यहाँ पर कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु से मिलकर ये संख्या इनकी बनी है। तो इसका फार्मूला क्या हुआ, इसका फार्मूला देखें हम, तो इसका फार्मूला हुआ Fe + H2O प्लस इज इक्वल टू Fe3O4 + H2O। तो ये समीकरण। तो अब हम सबसे पहले इसके क्या देखें, हम चरण के बारे में देखें। इसमें कौन कौन से चरण हैं उनको देखें हम। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स, मतलब कि जो सूत्र दर्शाया गया है, जैसे कि ये फार्मूला, इसके चारों ओर क्या करें, हम एक बॉक्स बनाएं और फिर बॉक्स बनाकर इनको संतुलित बॉक्स में के अंदर रखें। मतलब कि ये प्लस H2O है, H2O को अलग बॉक्स में रखें, इज इक्वल टू Fe3O3, इनको एक अलग बॉक्स में रखें, प्लस H2 को भी एक अलग बॉक्स में, इनको इस तरह से प्रदर्शित करके अलग रखा जाता है। तो फिर इसमें हम इनको अलग अलग रख के दर्शाते हैं। तो फिर इसमें देखें, जैसे कि यहाँ दिया Fe+, इसको कोष्ठक में रखा, अलग बॉक्स बना के रखा गया, फिर H2O को भी अलग बॉक्स में, और Fe3 और O3 को भी अलग बॉक्स में रखा है। फिर इसमें हाइड्रोजन H2O को भी अलग बॉक्स में रखकर इसको दर्शाया गया। अब देखें हम इसका चरण 2, जिसमें दिया असंतुलित समीकरण 1.5 में उपस्थित जो तत्व है उसके परमाणु की संख्या, मतलब जो तत्व है उसके परमाणु की संख्या कितनी है। जैसे कि तत्व है क्या है, और अभिकारक परमाणु लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या है, उसमें उत्पादक राइट हैंड साइड में। तो Fe क्या है, एक तत्व है, इसके परमाणु संख्या 1 है और यहाँ पर इसके परमाणु उत्पादों की संख्या 3 है, और हाइड्रोजन के 2 है और यहाँ पर उत्पाद की संख्या 2 है। ऑक्सीजन के 1 है और यहाँ पर कितनी संख्या इनकी 4 है। अब देखें हम इसका चरण 3 की तीसरा चरण में क्या, सुविधा के लिए सबसे पहले परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिएगा। मतलब जो परमाणु वाला यौगिक है उसको सबसे पहले क्या करें, संतुलित करें, और फिर एक अभिकारक या उसका उत्पाद बनाएं। जैसे कि यौगिक में सबसे पहले अधिक परमाणु वाले तत्व चुनिए, मतलब कि जो यौगिक है उसमें जो सबसे अधिक परमाणु वाले जो तत्व हैं उनको अलग रखें। फिर इसके आधार पर Fe3 और O4 को ऑक्सीजन के तत्व में चुनते हैं। मतलब जो
तत्व है ऑक्सीजन के, फिर उसमें क्या करता है, उनको क्या किया जाता है, इनको चुनते हैं। और फिर दाईं ओर से इसमें ऑक्सीजन के 4 परमाणु, मतलब कि जो दाईं ओर इसके रखा है उसके ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 परमाणु हैं, और जबकि बाईं ओर केवल कितना है, 1 परमाणु। और फिर इसमें ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करते हैं। फिर इसमें देखें हम ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अभिकारक के परमाणु, अभिकारकों में और फिर उत्पादों में। फिर इसमें प्रारंभ में दिया गया जैसे कि 1 ऑक्सीजन H2O में, और फिर इसमें 4 Fe3 और O4 में इनको दर्शाया गया। और फिर इसमें संतुलित, इनको सेकंड में संतुलित करने के लिए 1 गुणित 4 और इसमें उत्पाद में 4 है। यदि याद रखना आवश्यक है कि परमाणु की संख्या के बराबर करने के लिए, जो परमाणु है उनकी संख्या को बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें अभिक्रिया में तत्वों को यौगिक, मतलब जो तत्व है उनके यौगिकों के तत्वों के साथ उनको सूत्रों को नहीं बदला जा सकता, मतलब कि जो तत्व यौगिक हैं उनको सूत्रों के साथ इनको नहीं बदला जा सकता। जैसे कि हम इसमें देखें, अब इसमें किस तरह से तत्व हैं उनको सूत्रों के आधार पर। ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए हमें 4 गुणांक और 4 हाइड्रोजन परमाणु, मतलब 4 हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु को मिल, यानी कि इसको कहते हैं, यानी कि इनको किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि H2O हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 4, या फिर इसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 4। आवश्यक नहीं है कि आंशिक रूप में इसका समीकरण अब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि Fe और फिर इसमें प्लस है, फिर H4 अलग दिया और H2O को किसमें है, एक बॉक्स में है, फिर इधर B इज इक्वल टू Fe3 और O4 ये भी बॉक्स में है, और फिर यहाँ पर है प्लस में क्या दिया, फिर इसमें H2 हाइड्रोजन के 2 परमाणु। इस तरह से इनको आंशिक रूप में इनका समीकरण से प्रस्तुत किया जाता है। और फिर इसमें हम देखें चरण 4 की, चरण 4 में क्या है, चरण 4 में देखें हम इसमें कि क्या क्या है। चरण 4 में हम देखें Fe तथा हाइड्रोजन जो परमाणु है, अब यह है संतुलित नहीं, मतलब कि जो हाइड्रोजन का परमाणु है वह पूर्ण रूप से अब क्या है, संतुलित नहीं है। इसमें हम किसी एक तत्व को चुनकर आगे रखें, मतलब जो तत्व है उनको चुनकर क्या किया जाता है, उनको आगे रख दिए, आगे बढ़ते हैं, और फिर हम आंशिक रूप से इनको संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन के परमाणु के साथ इनको संतुलित करते हैं, मतलब कि जो इनको हाइड्रोजन का जो परमाणु उनके साथ इनको संतुलित किया जाता है। और फिर हाइड्रोजन परमाणु के बराबर के दाईं ओर और हाइड्रोजन जो अणु हैं उनकी संख्या 4 के, यानी कि 4 देते हैं। और फिर देखें हम हाइड्रोजन के परमाणु और अभिकारक में और उत्पादों में। प्रारंभ में इसमें 8 4 H2O इसमें कोष्टक में है, यानी कि ये ब्रैकेट में है। फिर इसमें 2 हाइड्रोजन H2 में, इसमें 2 दिया, मतलब कि 2 फिर कोष्टक इसमें H2O में, इस तरह से H2 में दर्शाया गया। फिर संतुलित करने के लिए इसमें 8 है, इसमें 2 का गुणा कर दें 4 के साथ, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब समीकरण को आप किस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ये समीकरण है उसको किस तरह से लिखा जा सकता है। Fe प्लस 4 H2O इज इक्वल टू Fe3 और O4, और फिर इसमें प्लस है, 4 अलग है और H2 किसमें है, बॉक्स में। इस तरह से हम इनको दर्शाते हैं। अब देखें हम इसका चरण 4 में ऊपर दिए गए जो समीकरण इसकी जांच कीजिएगा और तीसरे तत्व में इसमें चुन लीजिएगा, और इसमें असंतुलित है, मतलब कि तीसरा जो तत्व है वह कैसा है, असंतुलित है। और आप पाएंगे कि केवल लोहा के तत्व जिसे संतुलित शेष रहता, मतलब कि जो लोहा का तत्व है वह केवल संतुलित शेष रहता है। लोहे में आयरन, जो आयरन है उसके परमाणु अभिकारक में और उत्पादक में। प्रारंभ में इसमें 1 Fe में, और फिर 3 Fe3 और O4 में, मतलब 3 Fe3 O4 में। संतुलित करने के लिए 1 × 3 का मल्टीप्लिकेशन करें और इसमें इज इक्वल टू 3, इसमें 3 रहेगा। फिर Fe को संतुलित करने के लिए Fe के 3 परमाणु लेते हैं, मतलब कि इसमें Fe के कितने परमाणु लेते हैं, 3 परमाणु लेते हैं। जैसे कि हम 3 लें, Fe को किस में रखें, बॉक्स में रखें, प्लस 4 को अलग निकालें और H2O को भी बॉक्स में रखें, इज इक्वल टू Fe3 और O4, फिर इसमें
प्लस 4H2 को किस में रखें, बॉक्स में रखें। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं। और फिर देखें हम इसमें चरण 6 चरण में क्या है। अब अंततः इसमें हम संतुलित करने यानी कि समीकरण है, इसकी जांच करने के लिए हम समीकरण को में दोनों ओर लेते हैं और इनके जो तत्व हैं उनकी संख्या को हम किस तरह से क्या करते हैं, परिकलन करते हैं। Fe यानी 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3 और O4 प्लस H2O। हम इस समीकरण का संतुलित करते हैं। तो आप समीकरण को 1.9 में हम इस तरह से देख सकते हैं। ये दोनों तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर होते हैं, मतलब जो तत्व हैं उनकी परमाणु की संख्या कैसी रहती है, बराबर रहती है। और अब जो संतुलित समीकरण को हम इस तरह से लिखते हैं। फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक विधि है जिसे हिंड एंड टायल विधि कहते हैं। मतलब कि रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक विधि है। कौन सी विधि, इसमें हिंड एंड टायल विधि कहते हैं। इसको समीकरण को संतुलित करने की विधि को हिंड एंड टायल विधि कहते हैं, क्योंकि यह सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है जिसके गुणांक में उपयोग करते हैं और समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरह से हम इस समीकरण को प्रयत्न करते हैं, जिस वजह से हम इस विधि का उपयोग करते हैं। फिर हम देखें इसका यानी कि चरण 7। इसमें भौतिक अवस्था में संकेतन को लिखना, ऊपर लिखे संतुलित यानी जो संतुलित समीकरण को सावधानी से जांच करें कि यह समीकरण किस तरह से, इसकी पहले क्या करें, इसको सावधानी से जांच करें। और इस समीकरण में हमें अभिकारक तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में हमको ज्ञान होता है। जो समीकरण की इसकी उनकी भौतिक अवस्था में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती। और रासायनिक समीकरण को आंशिक यानी जो अधिक सूचना और पूर्ण बनाने के लिए जो अभिकारक तथा उत्पादों को की अभिकारक के सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों के उत्पाद तथा गैसों के द्रव जलीय ठोस अवस्था में क्रमशः G और फिर AQ और S से दर्शाया जाता है। GI और फिर क्या है, इसमें AQ को तथा S से इनको दर्शाया जाता है, जिसमें अभिकारक उत्पादों को जल के यानी कि जल में इनको किस तरह से घोल के रूप में उपस्थित होते हैं, तब हम इसे AQ लिखते हैं, AQ लिखते हैं। अब संतुलित समीकरण को इस प्रकार से दर्शाते हैं। 3Fe कोष्टक S प्लस 4H2O इज इक्वल यानी कि कोष्टक में इसमें G से दर्शाया गया है, और इज इक्वल टू Fe3O4 S को कोष्टक में दर्शाया गया और प्लस 4H2G को कोष्टक में इस तरह से इनको दर्शाया गया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर हम इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें H2O के साथ मतलब कि G को चिन्ह का उपयोग किया जाता है। मतलब जहाँ पर H2O के साथ किसका उपयोग किया जाता है, G के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। दर्शाया जाता है कि सब समीकरण को अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया जाता है, और हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था में इनको शामिल नहीं, मतलब कि जो रासायनिक समीकरण है इनको भौतिक अवस्था में शामिल नहीं किया जाता। अब मतलब कि इसका जब तक इसका आवश्यक इन्हें जब तक शामिल नहीं किया जा सकता कि जब तक इनको आवश्यकता के रूप में इनको शामिल नहीं किया जा सकता। यदि इनकी आवश्यकता होगी तो तब इनको आवश्यक हो तो ले सकते हैं। कभी कभी हम अभिक्रिया की उपस्थिति जैसे ताप है, दाब है, उत्प्रेरक आदि को भी यानी कि तीर के निशान के रूप में इनको नीचे करके दर्शाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि इसमें दिया गया है COG को कोष्टक में प्लस H2OG को कोष्टक में यानी कि ब्रैकेट में, और फिर 340 ATM इज इक्वल टू CH3OH और I को यहाँ पर कोष्टक में दर्शाया गया, और 6CO2 कोष्टक में AQ प्लस 12H2OI को कोष्टक में दर्शाया गया। फिर यहाँ पर सूर्य की प्रकाश है, और फिर यहाँ क्लोरोफिल को भी इसमें दर्शाया गया है। तो इसका समीकरण क्या हुआ, इसमें देखें हम C6H12O6AQ प्लस 6O2AQ प्लस 6H2O
1 इनको इस तरह से दर्शाया गया। तो यहाँ पर सवाल ये बन सकता है कि ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपको सूर्य के प्रकाश में यानी कि जो समीकरण है इनको लिखने के बारे में आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2 किसका समीकरण। तो आपको पता होना चाहिए सूर्य के प्रकाश का सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल का ये फार्मूला है। इस प्रकार इनको इस तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देख लें दोस्तों बच्चों, हम इसमें की कुछ प्रश्न हैं, इनको किस तरह से है जो कि आप इस थ्योरी में पढ़े हैं उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि वायु चलाने के लिए से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करना क्यों, मतलब कि जो वायु में चलने से पहले मैग्नीशियम जो रिवर है उसको किस तरह से साफ किया जाता है। इसको आप देख सकते हो। निम्नलिखित में रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित करने के समीकरण जैसे कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड, बैरियर क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू बोरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। फिर इसमें सोडियम और फिर प्लस जल इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रॉक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। और फिर 3 में देखें हम, इसमें निम्नलिखित अभिक्रिया और उनके संकेतों की अवस्था के आधार पर जो कि संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखिए कि इसका समीकरण क्या है। जल में बोरियम यानी बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन में की अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट को अवशेष बनते हैं। और फिर इसमें सोडियम हाइड्रॉक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो विलयन के साथ या अभिक्रिया में करके किस तरह से सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा इसका विलय बनाते हैं। तो इसमें देखें हम और इसका थोड़ा सा कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देख लें कि जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के कौन कौन से प्रकार हैं। कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं कि हम रासायनिक अभिक्रिया को किसी क्रिया के समय किसी एक जो तत्व परमाणु या दूसरे परमाणु तत्व में नहीं बदला जा सकता। इसके जो तत्व परमाणु हैं उनके दूसरे परमाणु में इनको नहीं बदला जा सकता और ना ही परमाणु को किसी बाहर में लाया जा सकता, मतलब कि ना इसको बदला जा सकता है ना ही इसे किसी से बाहर लाया जा सकता। और इसमें ना मिश्रण यानी कि ना बाहर से मिश्रण आता है। और वास्तव में यह रासायनिक अभिक्रिया के परमाणु में आपसी जो आवंधन टूटने एवं जुड़ने से इनके नए पदार्थों का निर्माण होता है। परमाणु के बीच में अनेक प्रकार के आवंध के बारे में आप अध्याय 3 और 4 में इसका विस्तृत रूप से आप यानी कि देखोगे। फिर संयोजन की क्या अभिक्रिया है। फिर क्रियाकलाप 1.4 में हम देखेंगे एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड का या बुझा हुआ चूना लीजिए जिसमें धीरे धीरे जल मिलाइए और फिर इसमें जल मिलाने के साथ इसमें हम देखेंगे बीकर को स्पर्श कीजिए और दिखाइए इसके जो ताप में क्या परिवर्तन आता है। जैसे कि इसमें दिया गया है ये बीकर है और बीकर में हम फिर इसमें देखें हम ये बीकर है, ये बीकर बनाया गया। फिर इसमें थोड़ा सा जल डाल दें, जल में क्या कैल्शियम ऑक्साइड का इसमें कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दें और जल के साथ साथ इसमें कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया को भी या बुझी हुई चूना का भी इसमें इस्तेमाल या निर्माण करें। और फिर कैल्शियम ऑक्साइड की तीव्रता के कारण बुझे हुए चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। CaO कोष्ठक S प्लस H2O कोष्ठक I इज इक्वल टू CaOH कोष्ठक के बाद फिर इसमें क्या लगा 2 लगा AQ प्लस ऊष्मा। क्या है ये, किसका है ये बुझा हुआ चूना का और ये बुझा हुआ चूना। फिर इसमें आप यहाँ पर देख भी सकते हो फिर क्या निकलती है इसमें प्लस करके क्या ऊष्मा, मतलब कि ऊर्जा निकल जाती है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड को जल में साथ मिलाकर एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो मिलकर इसका निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के तौर पर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि संयोजी अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। तो फिर आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो मिलकर एक नए उत्पाद बनाते हैं या उत्पाद का निर्माण करते हैं, कौन सा एकल उत्पाद का
निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन का यह आंसर हो जाएगा। फिर इसमें क्या आप जानते हैं, फिर यहाँ देख लें हम कि ऊपर दिए गए जो निर्मित बुझे हुए चूने की विलयन में दीवारों के ऊपर सफेदी के झाग को किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से होती है। अभिक्रिया तैयार करके दीवारों में कैल्शियम कार्बोनेट की पतली यानी कि जो परत है परत को बना लेते हैं और फिर सफेद करने के लिए 2 या 3 बार में कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं और इसमें दीवार में इसमें चमक आ जाती है, जिसके कारण संगमरमर के पत्थर का चूना। इसका फार्मूला देख सकते हैं आप CaCO3 और जैसे कि Ca कोष्टक OH फिर कोष्टक के बाद 2 लगा फिर AQ प्लस CO2 G जिसमें कोष्टक जी में जी काहे में कोष्टक में है और फिर इज इक्वल टू CaCO3 S इसमें कोष्टक में है प्लस H2O I इसमें कोष्टक में। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम है और ये कार्बोनेट है। इसमें देखें संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण चर्चा, जैसे कोयले के दहन C कोष्टक S प्लस O2 कोष्टक G और फिर इज इक्वल टू CO2 G इसमें कोष्टक में। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इनको किस तरह से दर्शाया गया है। इस अभिक्रिया के माध्यम से H2G को कोष्टक में O2G को कोष्टक में इसका उपयोग जल का निर्माण में होता है। H2O इज इक्वल यानी कि G इसमें कोष्टक में प्लस O2G कोष्टक में इज इक्वल टू H2OH H2O I इसमें कोष्टक में। तो हम इसमें देखें सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के जो यौगिकों के एकल यौगिकों का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर ये सवाल है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। जब देखें आप 2 या 2 से अधिक पदार्थों का यानी कि संयोग एकल उत्पाद में हो यानी कि एकल उत्पाद में इसका निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ से इसकी डेफिनेशन को याद रख सकते हैं कि ये हो सकता है कि ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। अभिक्रिया में जब हम इसे देखें कि इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे कि अभिक्रिया गर्म हो जाती है। अभिक्रिया में संयोजन उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी इसमें निर्माण तो होता है, निर्माण होने के साथ साथ ऊष्मा भी इसमें क्या होती है उत्पन्न होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन CH4 कोष्टक G प्लस 2iO2 कोष्टक में G इज इक्वल टू CO2 G 2H2O इज इक्वल टू G और प्लस ऊर्जा इसमें मुक्त होती है। क्या आप जानते हैं कि श्वसन में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है? क्या आपको पता है कि श्वसन के लिए किसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की आवश्यकता होती है? हम जानते हैं कि जीवित रहने वाले यानी कि जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, मतलब मनुष्य के जीवन को जीने के लिए ऊर्जा की एक आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ऊर्जा के कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कि ऊर्जा हमें किससे मिलती है? भोजन करने से ऊर्जा प्राप्त होती है। पाचन क्रिया, खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, जैसे कि चावल, आलू, ब्रेड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने में क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज की उपज जो शरीर की कोशिका में उपस्थित होती है। ऑक्सीजन मिलकर इसमें ऊर्जा उत्पादन करती है। इस अभिक्रिया के द्वारा हम इसका नाम अध्ययन में हम अध्याय 6 में देखेंगे। C6H12O6AQ प्लस 6O2AQ कोष्टक में इज इक्वल टू 6CO2AQ प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा जी, इसका समीकरण किसका है? ग्लूकोज का। अब यहाँ हम देखें थोड़ी सी जानकारी देख लें कि क्या आप साग सब्जी का वनस्पति उपयोग द्रव में विघटित होकर कंपोस्ट या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। क्रियाकलाप में 2 या दी गई जो जानकारी इसको पहचानिए, उसका निर्माण ऊष्माक्षेपी उत्पन्न करने में होती है। जैसे कि बच्ची क्या करे, इसमें क्वथन नली या फेरस सल्फेट का इसमें क्रिस्टल लगाइए और फिर इसमें बर्नर है। क्वथन नली है जो कि एक सिरे से पड़ोसी यानी कि जो इसकी पड़ोसी या उसकी ओर ना करें। गैस को धीमी आंच में इसको क्या करें, इसको धीमी लो में करें और फिर नाक से इसको मोड़ दीजिएगा। फिर इसमें हम देखें अब इसके क्रियाकलाप। शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लीजिएगा। फेरस सल्फेट में क्रिस्टल का रंग पर ध्यान दीजिएगा कि इसका कलर किस टाइप से हो रहा है। और फिर क्वथन नली को बर्नर या सल्फेट लैंप की
सहायता से गर्म कीजिएगा और इसको दर्शाइएगा जैसे कि चित्र में दर्शाया गया। गर्म के पश्चात यह क्रिस्टल का रंग हो जाता हो, यानी कि रंग को देखिए जैसे ये गर्म होता है उसका क्रिस्टल का रंग किस प्रकार का निकलता है उसको आप यहाँ देख सकते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली जो परख नली है गर्म या गंध के सूखने की यह विधि है। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा? सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं हम इसका पार्ट 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।